नमस्कार दोस्तों, महेश्वरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रथम योजना अवकाश, यानी दोस्तों फर्स्ट हॉलीडे प्लान। दोस्तों, फर्स्ट हॉलीडे प्लान पढ़ने से पहले आइए दोस्तों जानते हैं कि अब तक हमने कितना पढ़ा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था प्रथम पंचवर्षीय योजना, यानी दोस्तों फर्स्ट 5 ईयर प्लान। और दोस्तों फर्स्ट 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड क्या था दोस्तों? तो दोस्तों 1951 से 1956, यानी दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से हुई। किसके द्वारा हुई दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नंबर 2 पे यह किस मॉडल पर आधारित थी? तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है दोस्तों, आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है दोस्तों, नंबर 3 पर दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि ये पंचवर्षीय योजना लाने का उद्देश्य क्या था, यानी प्राथमिकता किसको दी गई? तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना लाने का मुख्य जो उद्देश्य था वो दोस्तों देश के कृषि विकास पर था। ठीक है दोस्तों, यानी एग्रीकल्चर सिस्टम को बेटर करने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना को लाया गया। कब लाया गया दोस्तों? 1951 में। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी, क्या ये सफल योजना थी या फेल हो गई थी? तो दोस्तों ये सफल योजना थी। तो दोस्तों नंबर 4 पॉइंट पे लिखा हुआ है यह योजना सफल रही। और दोस्तों इसमें टारगेट डेवलपमेंट रेट 3.6% प्राप्त किया गया। ठीक है दोस्तों, इसमें जो टारगेट डेवलपमेंट रेट था यानी लक्षित विकास दर कितना था दोस्तों? कितना प्राप्त किया गया दोस्तों? 3.6% प्राप्त किया गया। ठीक है दोस्तों नंबर 2 पे हमने पढ़ा था दूसरी पंचवर्षीय योजना, यानी दोस्तों सेकंड 5 ईयर प्लान। दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड यानी इस योजना की अवधि 1956 से 1961 के बीच थी। नंबर 2 पर लिखा है दोस्तों यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जबकि दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर ध्यान दिया गया? तो दोस्तों आप कहेंगे कृषि पर, एग्रीकल्चर पर, जबकि दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर ध्यान दिया गया? तो दोस्तों आप कहेंगे औद्योगिक या उद्योगों पर। ठीक है दोस्तों, ये सब दोस्तों मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में और थर्ड वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा रखा है। नंबर 4 पे लिखा हुआ है दोस्तों यह योजना भी सफल रही। और दोस्तों इसने 4.1% की वृद्धि दर हासिल की थी। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं दोस्तों आपको 4.2% भी देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये हैं पीसी महालनोबिस। ठीक है दोस्तों, तो ये थी दोस्तों आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों मैंने आपको आगे पढ़ाया था तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसका दोस्तों टाइम पीरियड
1961 से 1966 के बीच का था। और दोस्तों इस योजना को गॉड गिल योजना भी कहा जाता था। दोस्तों इस योजना को गॉड गिल योजना क्यों कहा जाता था? क्योंकि दोस्तों यह योजना एक सफल योजना नहीं थी, यह योजना एक विफल योजना थी, फेल हो गई थी। दोस्तों फेल होने का कारण था, फेल होने का कारण दोस्तों मैंने आपको बताया था। फेल होने के दोस्तों इसके 3 कारण थे। दोस्तों पहला कारण था भारत और पाकिस्तान का दोस्तों युद्ध, दूसरा दोस्तों चीन और भारत का दोस्तों युद्ध, और तीसरा दोस्तों भयंकर अकाल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना को क्या कहते हैं दोस्तों? गॉड गिल योजना भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गॉड गिल योजना को किस पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना को गॉड गिल योजना भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे लिखा हुआ है इस योजना का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना था। इसका मतलब दोस्तों मैंने आपको बताया था प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि पर था, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों औद्योगिक पर था, उद्योगों पर था, जबकि दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें कृषि पर भी ध्यान दिया गया और दोस्तों उद्योगों पर भी ध्यान दिया गया। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 4 पे। तो दोस्तों नंबर 4 पे लिखा हुआ है चीन से युद्ध के कारण यह योजना क्या हो गई थी दोस्तों? फेल हो गई थी। इसलिए दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं? एक विफल योजना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम क्या कहते हैं? इसे विफल योजना कहते हैं। दोस्तों इस योजना की वृद्धि दर का लक्ष्य कितना था? 5.6%, जबकि दोस्तों प्राप्त कितना किया गया? 2.4%। दोस्तों कहीं कहीं आपको 2.8% भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों चीन से युद्ध के कारण इस योजना को फेल माना गया या फेल हो गई। इस योजना की वृद्धि जो दर थी दोस्तों वो 5.6% थी, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 2.4% रही। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ेंगे दोस्तों आगे। फर्स्ट हॉलीडे प्लान। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं योजना अवकाश या फिर दोस्तों हॉलीडे प्लान। तो दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का दोस्तों योजना अवकाश देखने को मिला। डायरेक्ट दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं आई, उससे पहले दोस्तों 3 साल का क्या हो गया दोस्तों? योजना अवकाश यानी हॉलीडे प्लान। अब दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद ये हॉलीडे प्लान क्यों आया और दोस्तों कब आया? तो दोस्तों योजना अवकाश का जो टाइम पीरियड था वो था दोस्तों 1966 से 1969। और दोस्तों ये योजना अवकाश किस वजह से आया? तो दोस्तों आगे लिखा हुआ है इन 3 सालों में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई थी, बल्कि हर साल 1 वर्षीय योजना बनाई गई थी। इसका मतलब दोस्तों यह है कि 5 साल की योजना ना बनाकर 1-1 साल की योजना बनाई गई थी। और दोस्तों हर योजना में कृषि और समृद्ध क्षेत्रों के साथ साथ उद्योग क्षेत्र को भी समान प्राथमिकता दी गई। यानी दोस्तों फर्स्ट ईयर प्लान, सेकंड ईयर प्लान और थर्ड ईयर प्लान तक केवल दोस्तों जो प्राथमिकता मिली थी वो कृषि और उद्योगों को मिली थी। इसीलिए दोस्तों जो योजना अवकाश था, हॉलीडे प्लान था, उसमें भी जो प्राथमिकता दी गई थी दोस्तों वो कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र को ही मिली। ठीक है दोस्तों, आगे लिखा हुआ है दोस्तों योजना अवकाश को बनाने के पीछे का कारण क्या था दोस्तों? भारत पाकिस्तान युद्ध, या फिर दोस्तों भारत चीन का युद्ध, या फिर दोस्तों भीषण अकाल।
मैंने आपको बताया था तीसरी पंचवर्षीय योजना क्यों विफल रही थी, तो दोस्तों उसी की वजह से ये योजना अवकाश आया था। तो दोस्तों लिखा हुआ है योजना अवकाश को बनाने के पीछे का कारण भारत पाकिस्तान युद्ध और तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता थी। अगर दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल नहीं होती तो योजना अवकाश नहीं आता, इसकी जगह डायरेक्ट दोस्तों 4th 5 ईयर प्लान अप्लाई हो जाता। तो दोस्तों इसीलिए आपका ये योजना यानी हॉलीडे प्लान आया था तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। दोस्तों फर्स्ट हॉलीडे प्लान एक वर्ष की 3 योजनाएं बनाई गई थी, यानी दोस्तों फर्स्ट हॉलीडे प्लान 3 साल के लिए आया था। दोस्तों किस वजह से फर्स्ट हॉलीडे प्लान आया था, तो दोस्तों उसकी वजह थी तीसरी पंचवर्षीय योजना का फेल होना। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों आगे लिखा हुआ है जून 1966 में भारत में रुपए का दूसरी बार अवमूल्यन हुआ। दोस्तों अवमूल्यन का मतलब होता है डिवैल्यूएशन। तो दोस्तों जानते हैं कि अवमूल्यन क्या होता है। तो दोस्तों आगे डेफिनेशन लिखी हुई है अवमूल्यन की कि जब किसी देश द्वारा अपनी मुद्रा को अन्य देश की मुद्रा की तुलना में कम किया जाता है तो इसे अवमूल्यन कहा जाता है। यानी दोस्तों when a country depreciate its currency compared to the currency of another country, it is called the devaluation. It is called the devaluation. तो दोस्तों इसे समझने के लिए दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं कि दोस्तों एक्चुअल में डिवैल्यूएशन क्यों किया जाता है, गवर्नमेंट डिवैल्यूएशन क्यों करती है। तो दोस्तों सपोज भारत का एक व्यापारी, दोस्तों भारत का एक व्यापारी, ठीक है दोस्तों, भारत का एक व्यापारी दोस्तों इंपोर्ट करता है। इंपोर्ट का मतलब होता है दोस्तों आयात। इंपोर्ट करता है दोस्तों यानी दोस्तों आयात करता है अमेरिका से कुछ गुड्स यानी कुछ वस्तु खरीदता है दोस्तों अमेरिका से, यानी दोस्तों इंपोर्ट करता है अमेरिका से। और दोस्तों जब अमेरिका से इस व्यापारी के द्वारा, इस बिजनेसमैन के द्वारा कोई भी गुड्स परचेज की जाएगी तो दोस्तों बदले में जो पेमेंट होगी वो दोस्तों किस में की जाएगी, डॉलर में। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारा इंडियन रुपीज़ है और अमेरिका से अगर कोई चीज़ आप इंपोर्ट करते हो तो दोस्तों उसके लिए आपको ज़रूरत होती है दोस्तों डॉलर की। और दोस्तों मान लीजिए कि $1 70 रुपये का, और दोस्तों मैं ये मान लेता हूँ कि उस बिजनेसमैन को सिर्फ एक पेन, जो गुड्स है दोस्तों मैंने क्या मानी है, पेन। और दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि उस व्यापारी को अमेरिका से एक पेन परचेज करना है, यानी एक पेन का इंपोर्ट करना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप ये बताइए कि जब वो एक पेन को परचेज करेगा या इंपोर्ट करेगा तो बदले में इंडियन रुपीस कितना जाएगा। बिल्कुल ठीक दोस्तों, इंडियन रुपीस कितना जाएगा दोस्तों, 70 रुपये। यानी दोस्तों अमेरिका में उस एक पेन की कीमत क्या है दोस्तों, $1। लेकिन मैं अगर इंडिया से ख़रीदूँगा उसे तो मुझे उसके लिए 70 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो जब मैं 70 रुपये पे करूँगा दोस्तों तब मुझे क्या मिलेगा दोस्तों, एक पेन मिलेगा। ठीक है दोस्तों। तो उस बिजनेसमैन ने क्या करा, उस व्यापारी ने क्या करा, उस पेन को 70 रुपये दे के परचेज कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। ठीक है दोस्तों। दोस्तों कुछ दिनों बाद
वो व्यापारी पेन फिर से परचेज करता है, पेन फिर से खरीदता है। तो दोस्तों अब जो डॉलर की कीमत है दोस्तों वो गवर्नमेंट ने कितनी कर दी दोस्तों, सपोज करो 80 रुपये कर दी गवर्नमेंट ने दोस्तों। अब जो पेन की कीमत है, सॉरी डॉलर की जो कीमत है दोस्तों, अब कितनी कर दी, 80 रुपये। इसका मतलब ये है दोस्तों, जब वो व्यापारी, वो बिजनेसमैन अब अमेरिका से पेन परचेज करने जाएगा या अमेरिका से पेन परचेज करेगा, तो दोस्तों अब उसे $1 के बदले कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो दोस्तों 80 रुपये देने पड़ेंगे। तो दोस्तों इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ दोस्तों कि अपने भारत की जो मुद्रा है वो दोस्तों डिवैल्यूएशन हो गया उसका, वो उसका अवमूल्यन हो गया। क्यों दोस्तों, क्योंकि $1 के पहले उस बिजनेसमैन को 70 रुपये देने पड़ रहे थे, और अब दोस्तों उसी डॉलर को खरीदने के लिए उसे अपने पास से 10 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़े हैं। तो इससे दोस्तों क्या हो रहा है दोस्तों, अपने भारत की जो मुद्रा है ना दोस्तों उसका अवमूल्यन हो रहा है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे में क्या होगा कि वो व्यापारी क्या करेगा, वो व्यापारी दोस्तों शायद उस वस्तु को परचेस ना करे। भाई दोस्तों अगर आपको 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये में मिल रही है तो दोस्तों आप परचेस क्यों करोगे। कस्टमर का दोस्तों नेचर सिंपल सा होता है कि उसे क्या चाहिए, उसे 10 वाली चीज़ 5 में चाहिए, और आप 10 वाली चीज़ उसे 20 में दे रहे हो, तो दोस्तों वो क्यों लेगा। तो दोस्तों ये बिजनेसमैन क्या करेगा, हो सकता है उस चीज़ को परचेस ना करे। तो दोस्तों जब परचेस नहीं करेगा तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि वो इम्पोर्ट नहीं करना चाह रहा। क्योंकि दोस्तों अगर पेन को वो परचेस कर लेता तो वो इम्पोर्ट हो जाता। अब दोस्तों पेन को परचेस करेगा ही नहीं तो दोस्तों इम्पोर्ट कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं ये भी कह सकता हूँ कि डिवैल्यूएशन से, जब गवर्नमेंट डिवैल्यूएशन करती है तो क्यों करती है, जिससे दोस्तों हम इंपोर्ट को क्या कर सकें दोस्तों, कम कर सकें, और एक्सपोर्ट को क्या कर सकें दोस्तों, बढ़ा सकें। तो दोस्तों ये रीज़न होता है रुपए के अवमूल्यन का। यानी जब एक देश, दोस्तों मैं ऊपर क्या लिखा हुआ था दोस्तों, ऊपर लिखा हुआ था जब किसी देश द्वारा अपनी मुद्रा को अन्य देश की मुद्रा की तुलना में कम किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर कंपैरिजन किस कंट्री से की जा रही है दोस्तों, अमेरिका से। और दोस्तों हम क्या हैं, मतलब किस देश की बात हो रही थी इस एग्जांपल में, भारत की। तो दोस्तों भारत देश द्वारा अपनी मुद्रा को अमेरिका की मुद्रा की तुलना में कम किया। इसका मतलब दोस्तों भारत ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया। और दोस्तों इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा, इससे प्रभाव क्या पड़ा दोस्तों, प्रभाव ये पड़ा दोस्तों कि आयात में कमी होती है और दोस्तों निर्यात में वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों $1 के उस बिजनेसमैन को 70 रुपये देने पड़ रहे थे। $1 के उस बिजनेसमैन को 70 रुपये देने पड़ रहे थे, और बाद में दोस्तों वही $1 के 80 रुपये देने पड़ रहे थे। तो दोस्तों ऐसे में वो व्यापारी क्या करता, उसने इंपोर्ट ही नहीं करा, इंपोर्ट करना बंद कर दिया। क्योंकि दोस्तों वो एक एज ए कस्टमर के रूप में अमेरिका से वस्तु को परचेस कर रहा है, एज ए कस्टमर के रूप में अमेरिका से वस्तु को परचेस कर रहा है। तो दोस्तों कस्टमर का नेचर होता है कि वस्तु सस्ती मिले। अब दोस्तों $1 के उसे 60 रुपये देने पड़ रहे थे या 70 देने पड़ रहे थे, बाद में उसको बढ़ा के 80 देने पड़ रहे हैं, $1 एक ही मिल रहा है, तो दोस्तों वो परचेस क्यों करेगा। तो दोस्तों ये कंसेप्ट है आपका अवमूल्यन का। ठीक है दोस्तों, आया समझ दोस्तों, थोड़ा बहुत नहीं। ठीक है दोस्तों। तो ये है दोस्तों आपका अवमूल्यन। तो दोस्तों मैंने आपको समझाया अवमूल्यन क्या होता है और गवर्नमेंट दोस्तों डिवैल्यूएशन क्यों करती है, अवमूल्यन क्यों करती है। तो दोस्तों जो एग्जाम्पल मैंने आपको अभी समझाया, ऐसा दोस्तों गवर्नमेंट ने 3 बार किया है अब तक, 3 बार। यानी भारत में रुपए का अब तक 3 बार डिवैल्यूएशन हो चुका है। एक दोस्तों सितंबर 1949 में हुआ था, एक दोस्तों जून 1966 में हुआ था, सॉरी यहाँ दोस्तों 1966 है दोस्तों, ये 1966।
तो दोस्तों 1 सितंबर 1949 में, 2 जून 1966 और 3 दोस्तों जुलाई 1991। यानी दोस्तों एग्ज़ाम में आपसे अगर पूछा जाए कि भारत में अब तक रुपए का कितनी बार डिवैल्यूएशन किया जा चुका है, तो दोस्तों 3 बार रुपए का या करेंसी का डिवैल्यूएशन किया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, 1 1949 में, 1 1966 में और 1 दोस्तों 1991 में। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब पढ़ेंगे हरित क्रांति। दोस्तों हरित क्रांति को इंग्लिश में ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हरित क्रांति कब आई थी दोस्तों? तो 1966 से 67, 1966 से दोस्तों 67 के बीच आपकी हरित क्रांति को लाया गया था। दोस्तों क्यों आई थी हरित क्रांति? तो उसके पीछे दोस्तों कारण ये था कि आपकी जो कृषि थी, कृषि नीति थी, एग्रीकल्चर सिस्टम था, उसको बेटर करने के लिए या अच्छी पैदावार करने के लिए, फसल को अच्छा करने के लिए दोस्तों क्या लाया गया था? हरित क्रांति को लाया गया था। और दोस्तों भारत में किसके द्वारा हरित क्रांति को लाया गया था? यानी मैं अगर आपसे पूछूं कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, फादर कौन है दोस्तों? तो दोस्तों MS स्वामीनाथन। दोस्तों उनका नाम है MS स्वामीनाथन। ठीक है दोस्तों, MS स्वामीनाथन। दोस्तों यहाँ लिखा हुआ भी है, ये लिखा हुआ दोस्तों, भारत में जनक हरित क्रांति के MS स्वामीनाथन। और दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो दोस्तों आपका आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग, अमेरिका के। ठीक है दोस्तों, अगर विश्व में पूछा जाता है आपसे तो नॉर्मन बोरलॉग, और दोस्तों भारत में अगर पूछा जाता है तो MS स्वामीनाथन। ठीक है दोस्तों। बस दोस्तों आपको फर्स्ट हॉलीडे प्लान में इतना ही पढ़ना था। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 4th 5 ईयर प्लान। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।